Hello friends, I'm Rohit Singh welcoming you on KFA Study Point on behalf of KFA Intro College. In this video we will study about real numbers. It is third video. In previous video we have learned uh, exercise 1.2. Now it is exercise 1.3. So let's start. दोस्तों इस वीडियो में हम जो थ्योरम पढ़ेंगे प्रमेय 1.3 इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई p एक अभाज्य संख्या है और वह जो है अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह a को भी निश्चित रूप से विभाजित करेगी। यही हमारा थ्योरम है। ठीक है, एक बार इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, p क्या है? प्राइम नंबर है एंड इट इज डिवाइडिंग a स्क्वायर। यह a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है वह a को भी विभाजित करेगी। इट मीन्स इट विल आल्सो डिवाइड a। ओके, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे प्रूव करना है। आप मान लीजिए कि a के जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है? p1 p2 p3 p4 p5 pn ऐसे इस तरह से है। ठीक है, जहाँ p1 p2 p3 ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर हमें ये मिल गया a इक्वल टू p1 p2 p3 p4 p5 pn, हम इसके दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू, मतलब क्या होता है जब हम वर्ग करते हैं तो लेफ्ट साइड का भी गुणा इसी में हो जाता है और राइट का साइड का भी गुणा इसी में हो जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुआ। a स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू। आप देखेंगे कि p1 और p2 दो बार गुणा हुआ है तो p स्क्वायर p1 दो बार है, p2 भी दो बार है तो p स्क्वायर हो जाएगा, p3 भी दो बार गुणा होगा तो p3 का स्क्वायर, ऐसे ही pn का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया राइट। अब देखिए हमें अब हमें क्या है कि दिया है कि जो p है वह a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके अनुसार क्या है कि p अगर a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि अगर p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो p क्या होगा? a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, किस आधार पे है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करते हुए, कहने का मतलब समझिए वो थ्योरम क्या था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब कोई कोई भी जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, जो जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, उन भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है और वह जो गुणन होता है वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो वही चीज यहाँ पे, चूंकि अगर ए स्क्वायर जो है इसका एक अभाज्य गुणनखंड p है तो निश्चित रूप से क्या है? यह एक अद्वितीय पार्ट होगा, इसका रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से हम पाएंगे कि ए स्क्वायर जो है वो अभाज्य गुणनखंड केवल। अब देखिए आपके हिसाब से ए स्क्वायर के गुणनखंड क्या है? p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, p4 स्क्वायर और pn स्क्वायर। परंतु हम एक चीज और पाते हैं कि हमारा जो p है ये भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि ये भी इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर आपको p भी कहीं पे होगा अवश्य। ठीक है, तभी तो हमारा जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है वो यथार्थ होगा। समझ गए? तो कहने का मतलब p भी जो है इसी में से एक है। समझ गए? वही लिखा हुआ है, इसलिए p भी जो है वह p1 p2 p3 p4 pn के बीच में कोई एक है। ठीक है, अब आप समझिए, चूंकि a जो है वो क्या है? a आप यहाँ देखिए p1 p2 p3 pn है, और आपने देखा कि p1 p2 p3 pn में कोई एक वैल्यू p भी है, आपने ये जाना। तो चूंकि p अगर इसकी एक वैल्यू है अर्थात p जो है वह a का एक गुणनखंड है, p जो है वह a का भी एक गुणनखंड होगा और इस तरह से p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए इससे पहले के वीडियोस में हमने जो 9th क्लास के लिए मैंने संख्या पद्धति के वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को विशेष रूप से समझा था और साथ ही इनका हमने संख्या रेखा पर इनको निरूपित भी किया था। इसमें हम क्या करें, उसमें हमने इसको ये नहीं प्रूव किया था कि यह परिमेय अपरिमेय संख्या है या नहीं। यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? जब किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति जिसको हम कहते हैं, उसी के आधार पर हम इसको
प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि चूंकि हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं कि √2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, हम इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर हमने मान लिया, इसको आगे चलेंगे। अगर ये कहीं से भी गलत होता दिखेगा तो हम क्या मान लेंगे कि हमने जो परिकल्पना की थी, हमने जो कल्पना की कि √2 जो है वह एक रैशनल नंबर है, वो हमारी कल्पना गलत है और इस तरह से प्रूव हो जाएगा ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, चूंकि √2 हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर r/s के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे r और s दोनों क्या हो, पूर्णांक हो और s 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हो सकता है कि जो हमने r और s लिखा है इसका कोई गुणनखंड भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कॉमन गुणनखंड हो जिससे इस दोनों को काटा जा सके, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया कि माना r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है और तब हम उससे इसको काट देते हैं तो ये हमको क्या मिल जाता है, a बाई रूप के b के रूप में मिल जाता है। ठीक है, r और s को हमने उस गुणनखंड से भाग दे दिया तो हमें क्या मिल गया, ये a बाई b के रूप में। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए r की जगह पे 5 है और s की जगह पे क्या है, 15 है। ठीक है, ये हमारा ऐसे मान मान लेते हैं कि मान लो ऐसा कुछ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का गुणनखंड क्या है, 5 है, तो हम इसको काट देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, 3, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, 5 1 के 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जो हमें मिला, इसमें ये जो नया वैल्यू मिला, ये क्या हो गया, a बाई बी हो गया, जिसका कोई भी कॉमन, एक के अलावा कोई और दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या या फिर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, वह सहअभाज्य कोप्राइम कहलाती हैं। तो हमने जब इसको a बाई बी के रूप में प्राप्त कर लिया, ये a बाई बी क्या है, कोप्राइम नंबर है। देखिए वही लिखा हुआ है, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब अब इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, b√2 इक्वल टू a, क्या हो जाएगा, b√2 इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2b², यहाँ पे लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू a²। ठीक है दोस्तों, 2b² इक्वल टू a²। अब देखिए आपको एक चीज नजर आएगी, क्या है वो, कि यहाँ पे चूंकि 2 गुणे b² लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे b²। कहने का मतलब कि ये जो a स्क्वायर है वह 2 और b स्क्वायर के गुणनखंड से बना हुआ है। कहने का मतलब a का एक गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे b, अर्थात 2 जो है वह a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, 2 जो है वह a स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने इससे पहले जो थ्योरम पढ़ा 1.3, उसके हिसाब से अगर a जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a जो है वह a को भी विभाजित, 2 जो है वह a को भी विभाजित करेगा। फिर सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, अर्थात 2 जो है वह a का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि आप समझिए कि 2 जो है वह a का एक गुणनखंड है, इसलिए हम a बराबर कोई वैल्यू लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग। वो जो समथिंग होगा वो क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दिया कि a बराबर 2c। क्या लिख दिया, a बराबर 2c, यहाँ पे c क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि a जो है, अभी आपने देखा कि 2 जो है वो a स्क्वायर का गुणनखंड था, फिर हमने प्रमेय 1.3 से क्या प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो a का भी गुणनखंड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि a बराबर 2 गुणे कोई पूर्णांक लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू को इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4c²। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b² इक्वल टू 4c²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2b² इक्वल टू 4c²। फिर से समझिएगा हमने क्या किया, हमने इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया 4c²। क्या हो गया, 4c और स्क्वायर, राइट, 4c² हो गया। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 4c² और यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 2b², दोनों में a स्क्वायर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2b² इक्वल टू 4 स्क्वायर। और अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, b² इक्वल टू
2c² प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? b² = 2²। अब यहाँ पे आप समझिए एक चीज, क्या है वो, कि देखो जो b² है वो किसके बराबर है? 2 इंटू सी इंटू सी। इसका मतलब b² जो है इसका एक गुणनखंड 2 है। आप देख सकते हैं ना, b² का एक गुणनखंड 2 है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो b² को विभाजित करता है। अब अगर 2 जो है b² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 1.3 से 2 जो है वह b को भी विभाजित करेगा। अब दोस्तों समझिए, 2 जो है वह एक b को विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो a को विभाजित कर रहा है। इन दो पॉइंट्स को देखिए, 2 क्या है? a को विभाजित कर रहा है और यहाँ 2 क्या है? b को विभाजित कर रहा है। बट ऊपर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? यहाँ हमने पढ़ा था कि a और b जो है वह क्या है? सअभाज्य है, को प्राइम है। इट मीन्स इसका जो है 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। बट हम देख सकते हैं कि हमें 2 एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, जो कि a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। अब इससे क्या हो गया कि अतः a और b में कम से कम एक गुणनखंड 2 भी है, जो कि क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये जो मान्यता थी, ये देखिए क्या हो गया, गलत हो गई ना। हमने क्या यहाँ पे पहले भाई हमने माना कि चलो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था, हमने उसको काट के सबसे छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि दोनों क्या हो गए? को प्राइम फैक्टर हो गए, मतलब एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं रह गया। और उसके बाद हम सॉल्व करते हुए आके देख रहे हैं तो फिर से हमको एक गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? हमारी जो कल्पना थी क्या हो गई? गलत हो गई। हमें क्या मिल गया? कंट्राडिक्शन मिल गया, विरोधाभास हो गया। क्या ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो क्या थी? त्रुटिपूर्ण थी। हमारी कल्पना क्या थी? त्रुटिपूर्ण थी। हमारी कल्पना थी कि √2 जो है वह परिमेय संख्या है, बट ये क्या है? ये हमारा जो कल्पना थी वो क्या है? रॉन्ग थी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि √2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या है। √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से बैक करके आप देखिएगा, बहुत ही आसान चीज है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक प्रमेय था। इसी पे आप हमारी प्रश्नावली से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या हमको प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। दोस्तों सेम वैसे ही करना है हमको। ठीक है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन यूज करेंगे, विरोधोक्ति से इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि √5 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका विरोधात्मक जो इसका जो कंट्राडिक्शन होगा वही उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ परिमेय प्रूफ करना था तो हमने क्या लिया? परिमेय कर लिया। अब दोस्तों √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो उसको हम r/s के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको r/s के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे s जो है 0 ना हो। अगेन मान लेते हैं कि इसका कोई एक गुणनखंड है जो कि r को भी काटता है, s को भी काटता है, तो हम उसको काट के छोटा कर लेते हैं, a/b के रूप में लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? √5 = a/b। अब इसका अब हम क्या मानते हैं कि एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो a और b दोनों को काट सके, राइट? क्योंकि जो था हमने उसे काट लिया। तो अब हमें क्या मिल गया? ये a और b क्या मिल गए? सअभाज्य संख्याएं मिल गई। क्या मिल गए? को प्राइम फैक्टर्स मिल गए, a और b, राइट? अब फिर हम क्या करते हैं? b को इधर भेजते हैं तो b√5 = a हो जाता है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5b² = a², 5b² = a², दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, राइट? अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि 5 जो है वह a का एक गुणनखंड है a² का, राइट? a² बराबर 5 इंटू b, यही तो है। a² = 5 इंटू b। इट मीन्स अगर हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ें तो 5 क्या है? a² का एक गुणनखंड है। और उसके बाद प्रमेय 1.3 से 5 जो है वह a का भी एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 5 जो है 1 को विभाजित करेगा। ओके दोस्तों, अब इक्वेशन फर्स्ट, इसको मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि एक स्टेटमेंट फर्स्ट है, राइट? अब हम क्या करते हैं? हम मान, अब चूंकि a जो है a 5 जो है वो a का एक गुणनखंड हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 5c। क्या लिख सकते हैं? a बराबर 5c लिख सकते हैं। अब यहाँ पे c क्या? कोई पूर्णांक है। अब इसका अगर हम दोनों पक्षों का इस वर्ग करें तो क्या मिल जाएगा? a² = 25c², a² = 25c², a² = 5b², तो हमें क्या मिल जाएगा? 5b² = 25c²। क्या मिल जाएगा? 5b² = 25c²। 5 से इसको 25 को काट देते हैं तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो हमें मिल जाएगा b² = 5c²। ठीक है, अब फिर से हम क्या देखते हैं कि b² किसके बराबर है? 5 × c। इसका मतलब 5 जो है वह b का एक गुणनखंड है, अर्थात 5 जो है वह b² को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब अगर 5
बी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय 1.3 से आपको क्या मिल जाएगा कि 5 जो है वह बी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, राइट। 5 जो है वह बी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, अतः ए और बी का एक गुणनखंड 5 भी है, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। इसका एक गुणनखंड हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है। फिर से हमारी कल्पना क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ये क्यों है, क्योंकि हमने जो यहाँ माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह त्रुटिपूर्ण था। एक्चुअल में √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन कर ले, √3 का भी कर सकते हैं, √7 का भी कर सकते हैं, सबका मेथड एक ही है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपका प्रश्नावली 1.3 काफी छोटा है, 3 क्वेश्चन ही है, और इसमें से एक एक सैंपल की तरफ से हम क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी आप खुद से करना, ठीक है। ये एक उदाहरण बता दे रहा है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सेम वैसे ही है। इसमें है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि आइए इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चूंकि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम अगर इधर लाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरी वैल्यू को इधर लाएं और √3 को इधर लाएं तो क्या मिल जाएगा, 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने से हमको ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि √3 बराबर, इसको जो लेफ्ट साइड इसको राइट साइड कर दिए और जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड कर दिया, ठीक है। ये हमको प्राप्त हो गया, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं कि चूंकि a और b पूर्णांक है, आप देख सकते हैं a और b क्या है, पूर्णांक है, और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक, ठीक है, और ये भी ये पूर्णांक का मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस और b हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूर्णांक से हमने पूर्णांक घटाया तो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी, समझ गए। ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं से जब हम अंतर करते हैं तो हमको क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। ऐसे में हमें क्या मिल गया कि √3 इज अ रेशनल नंबर, समझ रहे हैं। बट वी नो दैट √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हमें पता है कि √3 क्या है, रेशनल नहीं है, इट इज अ इरेशनल नंबर। हमें क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्यों, बिकॉज हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी, गलत थी, त्रुटिपूर्ण थी। और इससे हमें क्या प्रूव होता है कि 5 माइनस √3 क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को देखने के बाद लाइक अवश्य करें, बिकॉज इट इंक्रीजेस आवर मोरल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।